कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अकाउंटेंसी के सिलेबस के लिए। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, अकाउंटेंसी का सिलेबस तो अच्छा खासा चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन उसमें से 30% सिलेबस जो है कम ही कर दिया गया। तो वहाँ पे सभी बच्चों को जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए इसमें हम लोग पहले जानेंगे क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मतलब क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कितना मार्क्स का मतलब आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन वगैरह, और क्या क्या आपका सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर कट गया है जिसको कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नया आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, और अगर वीडियो अंत में पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसको दो भाग में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। तो पहले हम लोग समझते हैं भाग 1 में क्या क्या है। भाग 1 में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। गैर व्यापारिक संस्था हमारी वो संस्था होती है जिनका कि मेन उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता है, ये दूसरों की सेवा भाव के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अब बताएं कि ये होता क्या है। जैसे अनाथालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसी तरह का अदर चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइब्रेरी हुआ, क्लब हुआ, ये लोग क्या होते हैं, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये डोनेशन पे चलता है। डोनेशन मतलब दान वगैरह मिलता है, चंदा मिलता है, और इसी से इन लोगों का क्या है खर्चा पानी चलता है और ये दूसरों की देखरेख करते हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो पूंजीपति लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितना पैसा होता है वो डोनेट करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं अनाथालय में अपने बच्चों को देख रेख करना, ये सब बाकी जो भी चीजें हैं वो सभी लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और अपना हिसाब किताब रखते हैं, उन सब चीजों को हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिंगल चैप्टर से आपके एग्जाम में टोटल 10 नंबर में जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मतलब टोटल आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से पुटअप किए जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। अभी ये मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ आपके सिलेबस को बताने के लिए। आगे से जो वीडियोस आएगा वो चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पूरा का पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो अगर ये नया सिलेबस जो है आपका बना हुआ है, जो अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद ध्यान दीजिए दूसरा जो है टॉपिक आपका वो है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। और पार्टनरशिप अकाउंट में दो चैप्टर हैं, एक है आपका सामान्य परिचय और एक है नए साझेदार का प्रवेश। पहले हम लोग जानते हैं सामान्य परिचय में क्या है। सामान्य परिचय में आपको ये जानना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम से कम 2 मेंबर मिलते हैं और अधिक से अधिक 50 लोग मिलके क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेशियो डिसाइड किए रहेंगे बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटेंगे, या जो रेशियो डिसाइड किए हैं उस रेशियो में वो लोग क्या करते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नॉर्मली यही होता है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, और बाकी इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख इसलिए बनाया जाता है कि इन केस मान लीजिए अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाए तो वहां पे वो लोग कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। इसलिए पार्टनरशिप डीड मतलब साझेदारी संलेख पहले ही बना लिया जाता है कि जो भी दिक्कत परेशानी आगे आने वाली है उसको अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे उसमें आपका पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का जो भी एड्रेस है रेसिडेंशियल, वो कौन पार्टनर कितना पूंजी लगाएगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, फर्म का नाम, फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज कितना होगा, पूंजी पर ब्याज क्या होगा, वो सब जो है आपका पार्टनरशिप डीड में जो है मेंशन कर दिया जाता है पहले ही कि आगे चल के किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। ठीक है, ये सब चीज आप लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय में। इसमें एक आध दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके बाद जो नया चैप्टर है आपका वो है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है इसको भी सुन लीजिए। इसमें क्या है, मान लीजिए पार्टनरशिप चलता फिरता था, 2 पार्टनर थे ए और बी। ठीक है, ए और बी मिलकर क्या कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे। अब सी एक नए पर्सन आ जाते हैं, बोलते हैं कि काम करिए मुझे भी अपने बिजनेस में पार्टनर बना लीजिए।
तो इस टॉपिक को बोलेंगे क्या, यह कंडीशन क्या हो जाएगा, नए साझेदार का प्रवेश। अब ये नए साझेदार जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब वो जिस अनुपात में लाभ हानि को बांटते थे अब वो क्या होगा, बदल जाएगा। जाहिर सी बात है नए आए हैं तो उनको कुछ देना पड़ेगा, तो इन दो लोगों का कम तो होना ही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों लोगों का जो शेयर कम होगा उससे हम लोग निकालते हैं त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो। और जो नया पार्टनर आता है वो क्या करता है, कुछ अपने हिस्से की पूंजी लाता है और कुछ ख्याति लाता है। अब ये ख्याति क्या होता है, ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी पढ़ेंगे। जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो वहां पे हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं, मतलब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि अब ये आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज ये हमारे पार्टनरशिप में आएंगे तो आज के बाद से जो अर्निंग होगी उसमें इनका हिस्सा लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। लेकिन जो इसके पहले के रिजर्व फंड वगैरह बने हुए हैं, जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है या जो भी प्रॉफिट या लॉस है, उन सबको पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को हम लोग कहां पढ़ेंगे, नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो साझेदारी है ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर से आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, समझ रहे, 30 नंबर आपका इससे आएगा। तो अब समझ जाइए ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक जो भी है वो पूरा का पूरा मैं बिल्कुल क्लियर करके एकदम बताऊंगा आपका कॉन्सेप्ट। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हम आपको जो है एग्जाम की बहुत ही बेहतर तैयारी कराएंगे जिससे आप अपने सब्जेक्ट में क्या है अच्छा से अच्छा मार्क्स पा सकें, ठीक है। ये तो हुआ भाग 1 की बात। तो भाग 1 से टोटल कितना हो गया, 30 नंबर यहाँ और 10 नंबर यहाँ मिलाकर टोटल 40 नंबर का आ गया। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में देखिए आपका क्या है, कंपनी की अंश पूंजी और अंश पूंजी, ये 2 चैप्टर है। देखिए क्या है भाई, कंपनी क्या होता है, कंपनी का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का तरीका अलग होता है, कंपनी के टाइप्स होते हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, लार्ज कंपनी है, ये सभी कंपनी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या होता है, इन सब चीजों को हम इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा कंपनी अपनी पूंजी को इकट्ठा करने के लिए क्या करती है, शेयर्स मार्केट में इशू करती है, निर्गमित करती है, ठीक है। वो शेयर निर्गमित करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, उन सब चीजों को हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कंपनी ने शेयर मार्केट में इशू कर दिया है, ठीक है, लेकिन पूरा पैसा अभी नहीं मांगा था, अब वो पैसा मांगा तो सभी पर्सन्स ने तो पैसा दिया लेकिन 1-2 पर्सन ऐसे हैं जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, उनको नोटिस भेजती है कि जितना भी पैसा आपका बाकी है, अमाउंट एरियर है, उसको क्या करिए, पेड कर दीजिए। अगर फिर भी वो पेड नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है, नोटिस भेज के उनके शेयर को जब्त कर लेती है। इसको बोलते हैं अंशोपहरण, ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर। वो भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। और ये आपका आएगा टोटल कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये चैप्टर भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत से चैप्टर्स आपके जो है रिड्यूस हो गए हैं, जो 30% सिलेबस कम हुआ है। इस वजह से एक एक दो चैप्टर से ही आपका क्या है, इतने मार्क्स जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चंस वगैरह। तो इसलिए ये सभी टॉपिक्स क्या है आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इसकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो अभी वीडियो में साथ में बने रहें और देखिए आगे क्या है। आगे फिर है आपका कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी का वित्तीय विवरण मतलब इससे क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करती है, लाभ हानि खाता बनाती है, जैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट अपना बनाती है, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे कंपनी का बनता है वो भी हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। और इन सब चीजों के बाद अगला टॉपिक आएगा आपका वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसमें क्या होता है आपका विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, 2 साल का जो भी डेटा दिया रहेगा उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, या बिजनेस जो है घाटे में जा रहा है, ठीक है। इन सब चीजों का यहाँ पे हम लोग विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ये अभी आपका नया जो है इसमें इस बार ऐड हुआ है, ठीक है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सीबीएसई बोर्ड में क्या है ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन इस बार से यूपी बोर्ड में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया। ये क्या होता है सुन लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, 2 साल का आपको डेटा दिया रहेगा, बैलेंस शीट वगैरह दिया रहेगा, अदर इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा। इससे आपको कैलकुलेट करना है कि
कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब कितना कैश आपका आया और कितना कैश आपका गया, ये चीजें कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ आपको हेड जो है दिया रहेगा कि किस हेड के अंतर्गत पैसे का इनफ्लो हुआ और किस हेड के अंतर्गत कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब शीर्षक आपको दिया रहेगा। ऐसे जनरली 3 शीर्षक होता है। एक होता है क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब परिचालन संबंधी क्रियाएं, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब विनियोग संबंधी क्रियाएं, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस वित्तीय संबंधी क्रियाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से आपका कैश का कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। ऑपरेट करने का मतलब क्या है, बिजनेसमैन की जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जैसे सेल करना, सेल के थ्रू कितना पैसा आया, अमाउंट डेटर से कितना रिसीव हुआ, उसके अलावा हमने पेमेंट कितना किया, गुड्स परचेज किया होगा, एक्सपेंसेस वगैरह पेड किए होंगे, रेंट पेड किए होंगे, सैलरी पेड किए होंगे, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, फिर वहां से हम प्लस माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेते हैं कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ 2 साल के डेटा बेसिस पे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं क्या फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा इनफ्लो किया गया और कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब या तो कुछ फिक्स्ड एसेट्स हम खरीदे होंगे या तो कुछ स्थायी संपत्तियों को हम बेचे होंगे। ठीक है, तो नेट अमाउंट हम निकालेंगे कि कितना गया कितना आया, उससे पता चल जाएगा। ठीक है ना, कि कितना नेट अमाउंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मतलब बढ़ा या घटा। और तीसरा होता है कि आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय संबंधी क्रियाएं। ये क्या होता है, इसमें वित्त संबंधी मतलब धन संबंधी जो भी लेन देन होते हैं, मतलब पूंजी और लोन से संबंधित, जैसे शेयर कैपिटल, ठीक है, अंश पूंजी, ऋण पत्र, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, इसके थ्रू बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसका जब हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं तो उससे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, वो हम लोग कैसे जानेंगे पूरा डिटेल में जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका वित्तीय विवरण का है सिस्टम, इससे आपके टोटल कितने जाएंगे, इन 2 चैप्टर से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 10 और 30 मिला के 40, 40 20 60 और 60 और ये 20 मिला के 80 नंबर के आपके क्या हो गए, पेपर जो है ये तैयार हो गया है। 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, और उस 20 नंबर के प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिए 4 नंबर आपका फाइल का रहेगा। ठीक है, मतलब एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो फाइल मेंटेन करोगे आप, 4 नंबर उसका रहेगा, और 12 नंबर आपका रहेगा एक घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका क्या होगा, ये 2 चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 12 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा बाकी जो 4 नंबर रहता है वो वाइवा के लिए होता है। वाइवा के लिए मींस जब एग्जामिनर आपके पास आएंगे तो क्या करेंगे, आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करेंगे। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा और आपसे जो है 4-5 क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, हो सकता है 10 भी पूछ सकते हैं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको कितना मार्क्स दे देते हैं। तो ये 20 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का जो है क्या हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात 30% में आपका सिलेबस कटा क्या क्या है, या चैप्टर कौन कौन से कट गए हैं, ये देखिए मैंने साइड में यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला आपका क्या है, साझेदारों का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। साझेदारी आपकी चल रही थी, ठीक ठाक थी। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर थे, अब उसमें से एक जन जो है मान लो ABC 3 थे, अब C की उम्र हो गई है, अब वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका क्या किया जाएगा, पूरा हिसाब किताब बनाया जाएगा, उनका कितना अमाउंट है या तो उनको पेड कर दिया जाएगा या तो उनका अमाउंट लोन के थ्रू रख लिया जाता था। ठीक है, ये चैप्टर था वैसे बहुत ही अच्छा, लेकिन इस बार ये कट गया है तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बीच में ही चलते चलते अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनका प्रॉफिट जो है कैसे डिसाइड किया जाता, और किस तरीके से उनके एक्सक्यूटर मतलब जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको पेमेंट किस तरीके से किया जाता था, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार ये कट गया है तो इस बार आपको यूपी बोर्ड में ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है आपका साझेदारी फर्म का विघटन। विघटन क्या है, जब फर्म आपका मतलब पार्टनरशिप चलते चलते एकाएक क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है कि अब चलो डिसीजन लेते हैं और बिजनेस को बंद करते हैं, बहुत चल गया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सभी संपत्तियों को बेचा जाता था और दायित्वों का भुगतान किया जाता था। फिर उसके बाद जो भी पैसा बचता था उसको जो भी पार्टनर बचे होते थे वो अपना जो भी रेशियो रहता है तो उस हिसाब से जो है लेनी देनी अपना कर लेते थे। वो भी चैप्टर इस बार आपको नहीं पढ़ना है। ये साझेदारी फंड का विघटन भी आपका कट गया है सिलेबस। और फिर एक है आपका ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। जैसे कंपनी क्या करती है, जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो क्या करती है, शेयर जो है अंश क्या करती है, मार्केट में निर्गमित करती है जनता में।
और जब लोन की जरूरत होती है तो उसके लिए क्या करती है, ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। लेकिन ऋण पत्र जो होते हैं वो शोधनीय होते हैं। शोधनीय मतलब कि 5 साल 10 साल के लिए जो भी ड्यूरेशन होता है उस बेसिस पे ऋण पत्रों को निर्गमित किया जाता है, और कुछ समय के बाद जब कंपनी के पास प्रॉपर फंड हो जाता है या तो उस जो ऋण पत्र को निर्गमित किया गया था उसका ड्यूरेशन जब खत्म होता है तो कंपनी क्या करती है, उन सभी लोगों से ऋण पत्र जो है वापस लेती है और उनका पैसा उनको जो है भुगतान कर देती है। उसी को बोलते हैं ऋण पत्रों का मोचन या शोधन। ठीक है, लेकिन ये भी इस बार कट गया है और आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एक है आपका लेखांकन अनुपात। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो, ये चैप्टर भी आपका कट गया है, ये भी इस बार आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने सिलेबस बताया है ये यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई ये वीडियो देखता है तो वो कंफ्यूज ना हो कि भाई मेरा भी सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, ये मैंने पहले क्लियरफाई आपको कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहते हो जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सको, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और